हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि बायोलॉजी में नीट के अंदर आप कम से कम 300 मार्क्स कैसे लेकर आ सकते हो। जी हाँ, माय नेम इज डॉक्टर दिनेश पाटिल। आई एम एमबीबीएस एज वेल एज एमडी एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द सीक्रेट बिहाइंड गेटिंग मिनिमम 300 मार्क्स इन नीट। वैसे तो आप 360 मार्क्स में से 340 तो आराम से लेकर आ सकते हो, बट ठीक है, बहुत सारे लोगों का एम इतना होता है कि एटलीस्ट वो 300 तो भी कैसे करके क्रॉस कर ले। बहुत सिंपल है। अब नीट जो है, इट इज द नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपको एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन्स के लिए ये एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। ये एग्जामिनेशन साल में मई के अंदर फर्स्ट संडे को होता है और इस एग्जाम को देने के लिए आपका 12th साइंस अपीयर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एग्जाम के अंदर आपको 180 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर आप कोई क्वेश्चन सही आंसर करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप गलत आंसर करते हो तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल एग्जामिनेशन आप देते हो 720 मार्क्स का। तो हम हमारे इस बीट की तरफ बढ़ते हैं कि अब बायोलॉजी में हम 300 से ऊपर मार्क्स कैसे लेकर आए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक किया तब महाराष्ट्र सीईटी था। महाराष्ट्र सीईटी में मुझे 100 में से 96 मार्क्स मिले थे। मींस अगर मैं नीट देता तो मुझे 340 के अराउंड मार्क्स मिलते थे। तो ऐसा क्या सीक्रेट था कि मैंने इतने मार्क्स लेके आया, और आज भी आप वो ट्रिक्स इस्तेमाल करके कैसे 300 से ऊपर मार्क्स लेकर आ सकते हो। फर्स्ट थिंग, बायोलॉजी पूरे नीट के अंदर 360 मार्क्स का है, मतलब 50% वेटेज बायोलॉजी को है। दूसरी बात, बायोलॉजी बहुत सिंपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज ये आपके आजू बाजू में आपको दिख जाती है, हर जगह पे बायोलॉजी है, तो ये अंडरस्टैंडिंग में आसान है। तीसरी चीज, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और इसमें कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया तो आप इसे भूल नहीं सकते। ये हो गया बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब देखेंगे कि 300 मार्क्स हम कैसे लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी के लिए जो नीट के अंदर एमसीक्यू आते हैं, वो एमसीक्यू के लिए जो सिलेबस है वो है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स। एनसीईआरटी के सीबीएसई टेक्स्ट बुक्स है 11th एंड 12th के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बायोलॉजी के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से जो 90 क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी के पूछे जाते हैं, वो 90 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट 75 to 80 क्वेश्चन सीधा सीधा एनसीईआरटी बुक से आते हैं। आपने सही सुना है कि 75 to 80 क्वेश्चंस सीधा सीधा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आते हैं। तो सिंपल सी बात है, 400-500 पन्नों वाले दो टेक्स्ट बुक्स हमें पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होगा, और इनमें जो टेक्स्ट है वो इंटरेस्टिंग है और कम है। मींस आप वो आसानी से अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आप 10th to 11th जाने वाले हो अभी, तो आपके पास 2 साल है। 2 साल में आप ये दोनों किताबें कम से कम 30 बार पढ़ सकते हो, और अगर 30 बार आप कोई किताब पढ़ते हो तो इसका मतलब वो आपके जहन में इतने अच्छे से जाएगी कि आपको एक भी पॉइंट उसमें से भूलेंगे नहीं। उसके अलावा अगर आप 12th में हो तो भी आपके पास बहुत अच्छा समय है, आप अभी भी वो बुक 15 से 20 बार कम से कम अच्छे से पढ़ सकते हो। और अगर आपने 12th की एग्जाम दे दी है और आप अभी नीट के लिए 2 महीने में अपियर होने वाले हो, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बायोलॉजी आपने अब तक जितना पढ़ा होगा एनसीईआरटी में से, आपको उतना रिवाइज करना है। तो सबसे पहली चीज आपको पढ़ना है एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है? एनसीईआरटी का हर वर्ड, हर लाइन, हर सेंटेंस आपको अच्छे से पढ़ना है। कोई साइंटिस्ट है तो उसका नाम, कोई ईयर अगर है वहां पे, जैसे 1838 है, 1839 है, वो ईयर्स आपको याद करना है। अगर कोई डायमेंशंस है, जैसे डीएनए का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स है, आपको वो भी याद करना है। तो ये सभी चीजें याद कैसे रहेंगी? जो डायमेंशंस है, जो डेट्स है, जो साइंटिस्ट के नाम है, वो आप एक नोटबुक में निकाल के रखो, ताकि उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, उसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं होगी। एकदम सिंपल से क्वेश्चन होगा, सीधा आप आंसर कर सकते हो। तो 75 to 80 क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से एक्सपेक्ट करो। एज इट इज नहीं होंगे, थोड़े घुमा फिरा कर आएंगे। लास्ट नीट मतलब 2019 की नीट जो थी, उसमें ऑलमोस्ट 85 to 87 एमसीक्यूज एनसीईआरटी से थे। इसका मतलब अगर आप एनसीईआरटी ही अच्छे से पढ़ते हो तो जरूर आप 300 तो कम से कम क्रॉस कर सकते हो। 300 मार्क्स लाने के लिए आपको 80 एमसीक्यू सही लाना है। अब मान के चलो आपको 90 में से
75 75 एमसीक्यूज आपको एनसीईआरटी में से आए हैं, वो आपको आ रहे हैं। अब बचे ऊपर के 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस को आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, आप उन्हें अटेम्प्ट भी करते हो तो 6-7 क्वेश्चंस आपके आसानी से सही आ जाएंगे। आप अगर 80 प्लस क्वेश्चंस लेकर आते हो, इसका मतलब आपको 10 रॉन्ग हुए और आपने 10 सॉल्व नहीं किए, मींस इट विल बी अराउंड 310-315 मार्क्स आप आसानी से लेकर आते हो अगर 80 क्वेश्चंस भी सही आते हैं तो। ये हो गई इसकी बात। तो अब नेक्स्ट चीज कि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नीट है कल, अब हम आज क्या पढ़े। तो एनसीईआरटी पढ़ने का भी खुद एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है, आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना है, मगर हर लाइन को अंडरलाइन नहीं करना है। आप अगर हर लाइन को अंडरलाइन करोगे तो तकलीफ हो जाएगी, आप बाद में जब पढ़ोगे तो आपको पूरी लाइन पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं करना है। आपको बुक में एनसीईआरटी पढ़ने के लिए 3 कलर का इस्तेमाल करना है। अच्छे से ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। 3 कलर के मार्कर्स का इस्तेमाल कीजिए, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो बुक के अंदर एक पेज समझ लो एनसीईआरटी का है, उसके अंदर एक सिंपल टर्म्स है। आपको 4 से 5 लाइंस ऐसी है जो सिंपल है मगर आप अभी याद नहीं रख सकते। जैसे कोई एक सिंपल एग्जांपल है कि पोरीफेरा का एग्जांपल है स्पॉन्ज। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रहने वाला है मगर अभी के लिए थोड़ा मुश्किल जा रहा है, मीन्स ये सिंपल है, तो आप उसे ग्रीन से अंडरलाइन करो। तो एक पेज के ऊपर ग्रीन हाइलाइटर से मार्क किए हुए आपको 10 से 12 पॉइंट्स होने चाहिए बस। उसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज उन टर्म्स के लिए होंगे जो थोड़े मॉडरेटली डिफिकल्ट है। मॉडरेटली डिफिकल्ट मतलब जैसे कोई ईयर है, जैसे कोई सिंपल टर्म है, जैसे ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। ऐसे टर्म्स है वो शायद आपको याद है, शायद आप भूल जाएंगे। ऐसी चीजों को आप ऑरेंज से मार्क कीजिए। और तीसरा रेड। तो ऑरेंज कितने होने चाहिए एक पेज के ऊपर, 4 से 5 टर्म के ऊपर आपको ऑरेंज मार्क नहीं करना है। ग्रीन 10 से 12, ऑरेंज 4 से 5। अब बचा रेड। रेड हाइलाइटर आपको तभी इस्तेमाल करना है जब उस पेज पे सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है और सबसे हाई यील्डिंग पॉइंट है। मतलब एक पेज के ऊपर रेड से आपको 2 मैक्सिमम स्ट्राइक्स करने हैं, 2 मैक्सिमम हाईलाइट करने हैं। इससे फायदा क्या होगा आपको, जब आप आपके क्लास में कोई टेस्ट दे रहे हो, जब आप आपके बाहर सिंपल अभी आप पढ़ रहे हो, जब टॉपिक शुरू है तो आप तीनों मार्कर्स का जो लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। यू विल रीड ग्रीन, ऑरेंज एज वेल एज रेड मार्कर्ड हाईलाइट पॉइंट, सभी आपको पढ़ना है। बट जैसे ही आप कोई बड़ी ग्रैंड टेस्ट देते हो, आपके क्लासेस में कहीं पर है, तो बड़ी ग्रैंड टेस्ट में आपको 10 से 15 टॉपिक्स एक साथ मिल जाते हैं। जब इतने ज्यादा टॉपिक्स आप एक साथ पढ़ते हो तो आपको टाइम नहीं मिलता। ऐसे समय में ना आप ग्रीन पढ़ेंगे, आप सिर्फ पढ़ेंगे ऑरेंज एंड रेड। याद रखो, ऑरेंज और रेड तभी पढ़ना है जब आपके पास 10-12 टॉपिक्स है और 4-5 दिन है। अब रही बात रेड की, तो रेड कब पढ़ेंगे आप? आपका नीट एग्जामिनेशन कल या परसों है, आपको 1 या 2 दिन में क्या पढ़ना है हमें पता नहीं है अभी। तो अब बारी आती है रेड कलर की। अब सिर्फ रेड कलर पढ़ोगे। याद करो, आपने हर पेज पे 1 से 2 ही पॉइंट्स रेड कलर के मार्क किए थे, और रेड कलर का मार्क आपने हर एग्जाम में पढ़ा था, आपने हर बार पढ़ा था। तो अब रेड भी रेड नहीं रहा, एक्चुअली रेड भी ग्रीन हो चुका है, बिकॉज वो आपको याद हो चुका है। आज आपकी नीट का एग्जाम का पहला दिन है, तो आप ऑब्वियसली हर पेज के 2 से 3 पॉइंट्स आराम से पढ़ सकते हो और आप डेफिनेटली पूरी बुक रिवाइज कर सकते हो। ये सही तरीका है जो मैंने किया था, जो ऑलमोस्ट हर नीट में रैंक लाने वाला बच्चा करता है, जो आप डेफिनेटली करोगे। तो याद रखो, आपको ग्रीन, रेड और ऑरेंज ये छोड़कर जो भी टेक्स्ट है वो मोस्टली नहीं पढ़ना। जैसे इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्टरी लाइन में क्या होता है, The world is full of diversity. There is flora and fauna. If an alien comes, अरे भाई जरूरत नहीं है इसकी अभी। अभी क्या पढ़ना है आपको, जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स है, जो आप भूल सकते हो, जो आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी है। तो ये हो गए आपके 75 to 80 मार्क्स देने वाला सिंपल मेथड। मार्क्स मींस क्वेश्चंस, आपको 75 to 80 क्वेश्चंस आराम से आ जाएंगे। अब बचे ऊपर के 10 से 15 क्वेश्चंस। 10 से 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होते, वो भी आपके टेक्स्ट से ही जुड़े होते हैं। इसके लिए ये याद रखो, आप जब कभी एमसीक्यू सॉल्व करते हो, एमसीक्यू में आपको अगर कोई आंसर आ गया तो वो आंसर को छोड़कर जो 3 आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं, वो क्यों नहीं है वो ध्यान दो।
एमसीक्यू सॉल्व करने का एग्जैक्ट तरीका मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो, आप जब एमसीक्यू पढ़ते हो तो उस एमसीक्यू में एक नहीं 4 एमसीक्यू होते हैं। वो 3 ऑप्शंस इसका आंसर क्यों नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजी में मार्क्स लाने के लिए और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एग्जाम्पल्स रटने पड़ेंगे। जैसे बहुत सारे प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, हर एक के 10 से 15 एग्जाम्पल्स है। कैसे याद रहेंगे? निमोनिक्स बनाओ, निमोनिक्स बनाओ, याद करो, रट्टा मारो और बार बार रिवाइज करो। ऐसे चार्ट्स बनाओ जो आप हमेशा देखो। चार्ट बनाना है आपको, टेबल बनाना है, स्मार्ट स्टडी करना है, बाथरूम के पीछे, दरवाजे के पीछे, लड़कियों ने उनके आईने के सामने वो चिपकाना है, ताकि दिन में आप कम से कम 4 से 5 बार वो देखो। इतनी बार अगर आप एवोल्यूशन के ईयर्स भी देख लोगे, कितने मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। और नीट के एग्जाम के दिन जब आप एग्जामिनेशन को जाते हो तो आपको ये सभी चीजें तुरंत याद आ जाती है। द रीजन इज आपने इसे बहुत बार पढ़ा है। और बायोलॉजी की बुक एनसीईआरटी जब आप ऐसे पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप अब वो बाकी चीजें नहीं पढ़ोगे जो कुछ काम की नहीं है। इसके अलावा और मार्क्स अगर आपको बढ़ाने हैं तो आप और एक चीज कर सकते हो। कोई आपका दोस्त अगर है, आपका कोई फ्रेंड है जिसके साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो पूरा टॉपिक पढ़ के आओ और आपकी बुक खोलो और बुक में से जो रेड ऑरेंज ग्रीन है उतने पॉइंट्स रैपिड फायर में सामने वाले को पूछो विदाउट ऑप्शंस। ये याद रखो, अगर आपको एमसीक्यू का आंसर विदाउट ऑप्शन आता है मींस वो हमेशा सही होता है। बट अगर आप कोई ऑप्शन देख लेते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, साला ये है, बी है, सी है या डी है। तो ये याद रखो, आप अगर कोई भी आंसर विदाउट ऑप्शन डायरेक्टली आता है तो वो डेफिनेटली सही होगा। ये सभी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई है वो सीईटी के लिए डेफिनेटली चल रही थी, नीट के लिए भी डेफिनेटली चलती है। बहुत सारे बच्चों को मैंने ये फॉर्मूला बताया है, उन्होंने इस्तेमाल किया है और हाँ, उन्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। इसके अलावा नीट में बायो में 300 प्लस मार्क्स लाना सिंपल है। द रीजन इज जो टीचर आपको पढ़ाता है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा मीन्स जिसको सब्जेक्ट का नॉलेज हो और वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, उस टीचर पे भरोसा रखो। और एनसीईआरटी पे जिंदगी भर भरोसा रखो, क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए बाइबल है। आप जब जैसे मेरा 12th हो गया, एमबीबीएस हो गया, फिर भी आज मुझे मेरे टेक्स्ट बुक्स के पेजेस याद आते हैं, बिकॉज तब जो टेक्स्ट बुक्स थे बायोलॉजी के वो मैंने ऐसे के ऐसे ऑलमोस्ट याद कर लिए थे, जिससे मुझे सभी एमसीक्यूज अच्छे से आए थे। और ये सिंपल ट्रिक है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही सिलेबस करना है। और ये एनसीईआरटी करने के बाद फिर आपको जो पढ़ना है पढ़ो। और आपको एमसीक्यू सॉल्व कैसे करने हैं, हर टॉपिक के ऊपर 200 से 300 एमसीक्यू सॉल्व करो। और हाँ, एमसीक्यू सॉल्व करते हुए ध्यान देकर सॉल्व करो, मतलब हर एमसीक्यू को रिस्पेक्ट दो। बहुत बार क्या होता है, आप आपकी क्लास की टेस्ट हो या फिर फाइनल एग्जाम हो, आप क्या करते हो, बायोलॉजी को निग्लेक्ट करते हो कि यार छोड़ो, इसे तो हमें 50-40 मिनट में खत्म करना है, बायोलॉजी क्या सिंपल है। नेवर डू दिस थिंग। बायोलॉजी के लिए 90 मिनट्स है आपके पास, 90 क्वेश्चन है, उसे रिस्पेक्ट दो। आपको बायोलॉजी के हर क्वेश्चन को ऑप्टिमम टाइम देना है। मैं नहीं कहता कि 90 मिनट्स तक बायोलॉजी ही सॉल्व करो, बट एटलीस्ट हर क्वेश्चन को जितना समय जरूरी है प्लीज उतना दो। गड़बड़ मत करो। बायोलॉजी का टाइम फिजिक्स के लिए स्टील करना अगर आप सोचते हो तो गलत बात है। बायोलॉजी आपको अगर मार्क्स नहीं देता तो आपका रैंक नहीं आ सकता। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप 90 मिनट्स में जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो कैसे करोगे। नीट एग्जाम में जनरली बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा पढ़ते हैं, फिर ऑप्शंस, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। प्रॉब्लम क्या आता है, 5th क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, उसके लिए आपको 2 मिनट 2.5 मिनट गए आपके। अब वो बर्डन आप 15th क्वेश्चन, 39th, 100 क्वेश्चन तक कैरी करते हो। गलत बात है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने क्या करना चाहिए, सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर हाथ में पड़ता है, अगर आप पहले बायो सॉल्व कर रहे हो तो एक रैपिड नजर आपको बायो के क्वेश्चंस पे डालनी चाहिए। रैपिड मींस इट शुड बी ऑफ 1 to 1.5 मिनट्स। पहले देख लो क्वेश्चंस कितने बड़े हैं। बड़े मेरा कहने का मतलब है लेंदी है। कुछ क्वेश्चंस 5 से 6 लाइन के हो सकते हैं, नहीं होते बट हो सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसे एक तो आप आराम से मत पढ़ो, या फिर आप उसको रहने दो ताकि आप उसे नेक्स्ट स्लॉट में पढ़ सको। जैसे कि एक बार में बायो का पेपर ले लो, पेपर मीन्स आप उसका क्वेश्चन पेपर ले लो, बायो के क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, उसे फास्ट में पढ़ो। फास्ट में मीन्स सेल
इज द स्ट्रक्चरल एंड डैश डैश यूनिट, ऐसा अगर क्वेश्चन है तो फंक्शनल अगर आपको याद आता है फंक्शनल लिख दो। अगर ऐसा पूछा गया है कि न्यूक्लियर रिसेप्टर्स आर डैश डैश, तो आप उसको सीधा थायरोक्सिन है। जो भी क्वेश्चन आपको तुरंत याद आता है ना, तो वो क्वेश्चन आप विदाउट ऑप्शंस फटाफट टिक करो। बट अगर कोई क्वेश्चन है जो ऐसे टॉपिक से है जो आपको फोबिया था, थोड़ा डर लगने वाला टॉपिक था, जैसे था रिप्रोडक्शन या फिर एनिमल किंगडम, ऐसे टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे थोड़ी देर के लिए स्किप करो, मीन्स पहली रीडिंग के लिए छोड़ दो। पहली रीडिंग प्लस 50 क्वेश्चंस आपके मिनिमम 30 मिनट्स में आराम से हो जाते हैं। पहली रीडिंग मीन्स हर क्वेश्चन पढ़ना है, मगर वो क्वेश्चन जो छोटा है जिसके आंसर्स आते हैं, जो बड़ा है जिसके आंसर्स आपको शायद नहीं आते हैं, डिफिकल्ट है या कंफ्यूजिंग है, उनको पहले रीडिंग में छोड़ दो। 30 मिनट में फायदा क्या हुआ, आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, जिससे आपको कुछ टेंशन नहीं आया, मीन्स आपके 200 मार्क्स फिक्स हो गए। अब ऊपर के 30 मिनट ले लो, उसमें आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ लिया है फास्ट में। अब आप फिर से एक अच्छी रीडिंग लो, जब आपको क्वेश्चंस जो कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सोचने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब आखिरी लॉट लास्ट के 5 मिनट्स, मैं लास्ट के 5 मिनट्स मींस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, बायो के लास्ट 5 मिनट्स जब आप पढ़ोगे तो आप ये डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जो शायद आपको नहीं आ रहे हैं। जैसे आपको पूछ लिया व्हाट इज द एंटी मलेरियल डे, आपको ये पता नहीं है, आपको अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, दैट विल बी योर चॉइस, तो आप उसे रख दो आखिरी के लिए, ताकि इस क्वेश्चन की वजह से आपके दूसरे क्वेश्चंस अफेक्ट ना हो। तो ऐसे आप बायोलॉजी के सभी क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि बायोलॉजी के ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि अगर आपको 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप चारों के अगर तुक्के मारो, तुक्के मीन्स जय माता दी ABCD नहीं, चारों ऑप्शंस में अगर आप थोड़ा सोच विचार करके लिखो कि शायद इसका ABC, दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हो आप, राइट, तो अगर 4 में से एक भी बराबर आया, पहले सोचो आपके चारों आपने अनसॉल्व्ड है, आपने छोड़ दिए, मींस आपके 4 मार्क्स गए। 4 मार्क्स नहीं गए, आपके 16 मार्क्स गए, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन 4 मार्क का था, तो 16 मार्क्स चले गए। दूसरी बात, अगर आप ये चारों में से एक सही आता है, 3 गलत आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। अब सोचो ये 3 गलत आए, मींस कितने हुए आपके -3, और यहाँ पे कितने आए आपके +4, तो -3 + 4 कितना हुआ +1, मींस आपका 1 मार्क बढ़ गया। और याद रखो नीट में 1 मार्क मतलब कम से कम 10 से 15,000 बच्चे आपके आगे चले जाते हैं। तो ये था सिंपल डिस्कशन अबाउट हाउ टू ग्रैब 300+ मार्क्स इन नीट। मैं तो कहता हूँ ये अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो 300 के आपको 340 भी आराम से मिल सकते हैं। और इतना याद रखो, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से है, मैंने बहुत सारे बच्चों को बोला है, दे फॉलोड इट एंड दे गॉट मिनिमम 300 मार्क्स। इसके अलावा बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैं सिंप्लीफाइड वीडियोस भी डाल रहा हूँ। मैंने जिस तरह से पढ़ा था, मैंने जैसे कॉन्सेप्ट्स बनाए थे, जैसे कभी कभी कुछ याद नहीं रहता तो वो स्टोरी के फॉर्म में याद रखेंगे, कुछ निमोनिक्स बनाएंगे, डे टू डे एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, मूवी का एग्जाम्पल होगा, एक्टर का नाम होगा, एक्ट्रेस का होगा। तो ऐसे जो टीचिंग होता है वो मैं इस यूट्यूब चैनल पे कर रहा हूँ। आपको अगर बायोलॉजी में 300-340 मार्क्स लेके आना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और डेफिनेटली इसके सभी वीडियोस देखो। और नीट के बारे में, नीट में आप 550 मार्क्स कैसे ला सकते हो कम से कम, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी एंड हैव अ हैप्पी लाइफ। थैंक यू वेरी मच।